Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आरसीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको इसका सिलेबस समझा देता हूँ, ठीक है, और फिर हम इस सिलेबस को कैसे कैसे कवर करेंगे और कितने टाइम में कवर करेंगे इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो और देखिए, मैं आपको आरसीसी में जो कुछ भी पढ़ाऊँगा वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मैंने सिलेबस लिखा है, ये सिलेबस या तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में इक्वली हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि आरसीसी का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आरसीसी का इसमें इंट्रोडक्शन है कि आरसीसी क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे। और जो बच्चे डिप्लोमा के लिए हैं उनके लिए इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो यूपीबीटी बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड समझेंगे, उसके बाद आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला जो चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, ये इस इंट्रोडक्शन का मतलब पूरी आरसीसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे, तो हम आगे वाले चैप्टर्स कवर अप करेंगे, तो उसी में आपका इंट्रोडक्शन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या है, अभी के लिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, अभी इसको होल्ड करेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है। तो मैं पहले पूरा सिलेबस समझा दूंगा आपको। तो पहला चैप्टर था इसमें इंट्रोडक्शन, क्लियर। दूसरा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, हिंदी वाले बच्चों के लिए इसकी हिंदी होती है कार्यकारी प्रतिबल विधि, क्लियर। इसके बाद थर्ड चैप्टर है लिमिट स्टेट मेथड, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में सीमांत अवस्था विधि, ठीक है। चौथा चैप्टर है शियर स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक। इसके बाद पांचवा है, देखिए 4 तक तो ये केवल बेसिक है आपका, ठीक है। ये वाला वर्किंग स्ट्रेस क्या है, लिमिटेशन मेथड क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यहाँ तक तो बेसिक है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर से डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा, डिजाइन ऑफ आरसीसी सेक्शन। जितने भी आरसीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होते हैं उन सब का डिजाइन स्टार्ट है फिफ्थ चैप्टर से, ठीक है। तो जिसमें कि पहला टॉपिक है डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होती है उसका डिजाइन करना है पहले हमें। फिर है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, इसके बाद है डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम, और फोर्थ टॉपिक है इसमें डिजाइन ऑफ लिंटल, क्लियर। तो ये 4 टॉपिक है हमारे डिजाइन के, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन, डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन, कैंटिलीवर बीम का डिजाइन और लिंटल का डिजाइन, ठीक। 5वें चैप्टर में ये इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है और इसको हम आसानी से कवर करेंगे। मैं आपको इसमें डिजाइन के सारे स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। किसी भी बीम का हम कैसे डिजाइन करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। और मैं ये जो आपको आरसीसी में जितना भी पढ़ाऊंगा, ये किसी भी जेईई एग्जाम के लिए प्री और मेंस, यानी कि जो कन्वेंशनल होता है एसएससी जेईई का एग्जाम, उसके लिए भी इक्वली हेल्प करेगा आपको, ठीक है। मैं फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको और इजीली समझ आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद 6th चैप्टर है टी बीम, ठीक है। इसमें हम टी बीम के बारे में पढ़ेंगे, टी बीम का डिजाइन करेंगे। इसके बाद है अगला आरसीसी स्लैब, ठीक है। स्लैब आपके सिलेबस में केवल 2 हैं, एक 1 वे स्लैब और एक 2 वे स्लैब। इसके बाद अगला चैप्टर है आरसीसी कॉलम, ठीक। और 3 चैप्टर हो रहे हैं आपके, एक रिटेनिंग वॉल, एक ओवरहेड टैंक और एक है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इस तरह से ओवरऑल 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है ये। तो आपको बता दूं हम इसको कितने टाइम में कवर अप कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने कहा कि आपको इन सब चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसी में कवर अप हो जाएगा। अगर एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा रह जाएगा तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स है केवल 10 चैप्टर समझे अपने लिए आप। तो देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड आज हम कवर कर लेंगे पूरा कंप्लीट इसको, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। इसमें जो भी टॉपिक होंगे मैं सारे के सारे टॉपिक आपको कवर अप करा दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपको लाइफ टाइम कभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। एक दिन में हम कर लेंगे लिमिट स्टेट मेथड कवर अप, ठीक है। तो ये तो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक कराऊंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा कन्वेंशनल इससे रिलेटिव, ठीक है। तो फिर हम 2 वीडियो में इसको कवर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको दोनों को देखें तो 4 वीडियो में लगभग कवर हो जाएंगे, 2 चैप्टर 4 लेक्चर में हो जाएंगे कवर, ठीक है। इसके बाद शियर और बॉन्ड वाला एक ही वीडियो में हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 5 हो गए। इसके बाद जितने डिजाइन है, 4 चीज की डिजाइन है, तो एक दिन में चारों का डिजाइन कवर करेंगे तो 4 दिन हमें इसमें लगेंगे, ठीक है। तो
4 इसमें 5 वो, 9 दिन हो गए। इसके बाद 1 दिन में टी बीम हो जाएगा, 2 दिन में स्लैब हो जाएगा, 1 दिन में कॉलम हो जाएगा, 4 दिन इधर हो गए, 13, और लगभग हम 15 से 20 दिन में पूरा का पूरा आरसीसी इजीली कवर कर लेंगे अगर डेली का हम 1 घंटे का एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो ओवरऑल मैं आपको 20 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 20 लेक्चर रहेंगे, जिसके बाद आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आरसीसी दोबारा, ठीक है, सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। तो अब से, आज से और आने वाले 20 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा आरसीसी कवर कर लेंगे अगर डेली का 1 घंटा भी देंगे आरसीसी के लिए। तो आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, काफी इजी सिलेबस है। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बहुत ध्यान से पढ़ना है, और सबसे जरूरी चीज, क्योंकि अब मैं आपको डेली का डेली आरसीसी पढ़ाऊंगा, तो जो बच्चे भी नए हो चैनल पर, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आगे देखिएगा, ठीक है। सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला चैप्टर डालेंगे यहाँ पर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हिंदी होती है इसकी कार्यकारी प्रतिबल विधि, ठीक है। हिंदी क्या होती है इसकी? कार्यकारी, मैं लिख देता हूँ हिंदी भी, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो भी समझ लेंगे। कार्यकारी प्रतिबल विधि, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको कार्यकारी प्रतिबल विधि। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मॉड्यूलर रेशियो, ठीक, मॉड्यूलर रेशियो। इसकी हिंदी होती है मापांक अनुपात, ठीक है, मापांक अनुपात। अब देखिए, अब मैं आपको मॉड्यूलर रेशियो के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, फुल डिटेल में कराऊंगा। लगभग 1 से 1.5 पेज पे इसकी स्टडी करेंगे हम। इससे रिलेटिव जितने भी पॉइंट होंगे मैं सारे पॉइंट आपको यहाँ समझा दूंगा। अगर आप चाहें तो साथ साथ लिख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको इसका पीडीएफ भी दूंगा। जितना डेली पढ़ाऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स भी अपने बना सकते हैं। बट आपको पढ़ना बहुत ध्यान से है, फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर आज के बाद आपको कभी दोबारा इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से पहले देखेंगे इसका सिंबल, यानी हम इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट बाई। डिनोट मतलब इसको प्रदर्शित, निरूपित किससे करते हैं? तो एम आ रहा है मॉड्यूलर में, तो हम इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखिए, एम बराबर छोटा सा फॉर्मूला है ES अपॉन EC, ठीक है। इस ES अपॉन EC के अनुपात को क्या कहेंगे? मॉड्यूलर रेशियो। ये ES और EC क्या है? E को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने हुक के नियम में यानी हुक्स लॉ में आपने पढ़ा होगा इस E के बारे में। E क्या है? ये होता है यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे आप हिंदी में प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, देखिए ES का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ इधर, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एस फॉर स्टील, ऑफ स्टील, ठीक है। और EC क्या हो जाएगा फिर? EC हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। समझ पा रहे हैं? EC और ES। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के रेशियो को कहते हैं मॉडुलर रेशियो। हिंदी में क्या कहेंगे? इस्पात के प्रत्यास्था मापांक और कंक्रीट के प्रत्यास्था मापांक के अनुपात को कहते हैं मापांक अनुपात। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है ES की वैल्यू क्या होती है और EC की वैल्यू क्या होती है। ये JEE एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार तो ये फॉर्मूला पूछा गया है और इनकी वैल्यू भी पूछता है क्या क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ES की वैल्यू क्या होती है। तो ES की जो वैल्यू होती है वो जितने भी टाइप की स्टील होती है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील की ग्रेड पर डिपेंड करती है इसके वैल्यू, डिपेंड नहीं करती सॉरी, यानी कि जितने भी ग्रेड स्टील के होते हैं यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं Fe 250, Fe 415,
Fe 500, मैक्स टू मैक्स हम आरसीसी में इन तीनों का ज़्यादा यूज करेंगे। देखिए Fe 250 को माइल्ड स्टील बोलते हैं, MS मतलब माइल्ड स्टील, ठीक है। और जो Fe 415 और 500 है इसको बोलते हैं HYSD, इसको भी HYSD, ठीक। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। अब ES की जो वैल्यू होती है इसका मात्रक होता है न्यूटन पर mm², यूनिट है इसकी। इसके तीनों ग्रेड के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है 2 × 10⁵, यानी कि इस्पात के जितने भी ग्रेड होते हैं सबके लिए इसका मान कितना होता है 2 × 10⁵ होता है ES का मान। इतना समझ आया। अब देखते हैं EC की वैल्यू क्या होती है। तो EC की वैल्यू देखिए, यानी कंक्रीट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इसकी होती है 5000 √FC, ठीक है। ये फॉर्मूला भी भाई SSC JEE में प्री में कई बार पूछा गया, ठीक है। जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ सबके सबसे रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी JEE की बुक को उठा के देखना, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये FCK क्या है, यहाँ नया वर्ड आ गया FCK। तो ये जो FCK होता है, FCK इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा। हिंदी होती है इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FCK, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए क्या होती है इसकी डेफिनेशन। आपने कोई भी 15 सेंटीमीटर का कोई क्यूब ले लिया, कितने का 15 सेंटीमीटर का कोई एक क्यूब लिया आपने, इसकी चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर, लंबाई भी 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं तो पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में जो हम क्यूब लेते हैं वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो 15 का होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर 28 डेज तक यानी 28 दिनों तक तराई करते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कितने दिन तक करते हैं, 28 दिनों तक तराई करते हैं। इसके बाद इस पर फिर हम लोड लगाते हैं, ठीक है। अब इस लोड को वियर करने में 95% यानी 95% तक ये पास हो जाए टेस्ट रिजल्ट, और केवल 5% ही फेल हो, समझ पा रहे हैं। यानी 95% तक पास हो जाए, यानी पूरा 95% तक इस लोड को वियर कर ले ये ब्लॉक, और केवल 5% ही फेल हो, तो इस प्रकार की स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। तो इधर लिख देता हूँ यहाँ पर छोटी सी टेबल बना के, एक यहाँ जगह कम हो रही, कोई बात नहीं, समझ लेंगे आप। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। M15, M20 और M25 दिख रहा होगा, समझते चलना आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे FCK जो कि न्यूटन पर mm² में होता है, ठीक है। तो देखिए 15 के लिए यहाँ पर जो M लिखा है M4 होता है मिक्सचर, ठीक है, कंक्रीट का जो मिक्सचर है। और ये 15, 20, 25 ये सब की सब जो वैल्यू हैं ये हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू FCK की। यहाँ कितना है 15, ये 20, ये 25, ठीक है। तो FCK की वैल्यू सेम यही होती है। आगे वाला जो लिखा है इसका मतलब मिक्सचर होता है। तो आपको यहाँ तक इन सभी टर्म्स के बारे में समझ आ गया होगा आसानी से। ES क्या है, EC क्या है, इनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इन हर एक पॉइंट से रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और केवल इसकी डेफिनेशन देखा तो यहाँ तक है, ठीक है। मैं आपको डिटेल स्टडी करा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते चलेंगे। क्लियर, आगे देखेंगे। आगे देखिए अब देखिए, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, उसमें M की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे। उसमें जो हम M की वैल्यू यूज करते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है M = 280/3 सिग्मा CVC, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, इससे और इससे दोनों से वैल्यू डिफरेंट आती है M की, ठीक है। तो हम इसको ही क्यों यूज़ करते हैं, इसको क्यों नहीं यूज़ करते। इसको हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब यानी व्हेन क्रीप इज कंसीडर्ड पार्शियली, यानी जब हम क्रीप को पार्शियली मतलब आंशिक रूप से कंसीडर करते हैं तब हम M का फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहले ये समझेंगे क्रीप क्या होता है। एक नया वर्ड है क्रीप, आपके लिए ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये सॉम में आपने पढ़ा होगा, हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई एक आपने छड़ ले ली, कोई भी बार है ये, इस बार पर आपने कोई लोड लगाया, ठीक। ये कोई W लोड है, ये लोड कैसा होगा, ये कांस्टेंट लोड है,
कांस्टेंट लोड। कांस्टेंट लोड का मतलब है कि जो लोड बदले ना, ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट लोड है। इसको जब हम लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं, इस लोड को लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं अपने जनरल लाइफ का। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपनी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए एक डंडा सा बांध के उस पर लटकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों लटकते हैं? ताकि उनकी लंबाई बढ़ जाए। तो वहाँ क्या करते हैं, देखिए, अब वो अगर 2-4 मिनट 5 मिनट भी लटक जाते हैं तो उससे क्या उनकी ज़्यादा लंबाई बढ़ती है? नहीं। लेकिन यहाँ क्या होगा, बट कुछ ना कुछ शायद बढ़ती होगी लंबाई, इसलिए लटकते हैं वो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपने इस छड़ पर कोई भी कांस्टेंट लोड लगाया लॉन्ग टाइम के लिए, तो इस छड़ की लंबाई लॉन्ग टाइम से मतलब बहुत अधिक समय के लिए, 7 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन साल भर के लिए ऐसे लगा दिया आपने कोई कांस्टेंट लोड, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये जो लंबाई बढ़ती है ये परमानेंट बढ़ती है, स्थायी रूप से, यानी कि लोड हटाने के बाद भी फिर ये बढ़ी ही रहेगी। जब कैसे आप एक लॉन्ग टाइम के लिए लोड लगाएंगे तब, तो इसमें जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन मतलब इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी परमानेंट, इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जब किसी भी छड़ पर कोई कांस्टेंट लोड एक लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है तो उस छड़ की लंबाई में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जो स्थायी रूप से वृद्धि होती है, उसको हम क्रीप कहते हैं। अच्छा, हम इसको आरसीसी में क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि आरसीसी में ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इस रेनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबलन, यानी स्टील। जब हम इसमें स्टील डालेंगे तो आपको पता है स्टील की छड़ में इलोंगेशन होता है, ठीक है, इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होती है। तो इसमें जो लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, इन फ्यूचर हमारी बीम या स्लैब कुछ भी फेल ना हो, उसके लिए हम पहले ही क्रीप को पार्शियली कंसीडर करके एम का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना समझ आ रहा है रीजन कि इसको ही कहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपके लिए सिग्मा सीवीसी, देखिए एक नया वर्ड है सिग्मा सीवीसी, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सिग्मा सीवीसी क्या होता है? सिग्मा सीवीसी मैं इसके एक एक लेटर को क्लासीफाई करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। सिग्मा मतलब होता है स्ट्रेस, सिग्मा मतलब स्ट्रेस। सी मतलब होता है कंप्रेसिव, सी का मतलब कंप्रेसिव, ठीक है। बी मतलब होता है बेंडिंग, बेंडिंग। और इस सी का मतलब होता है कंक्रीट, ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यानी सिग्मा सीवीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट, इन बेंडिंग इन कंक्रीट, ठीक है। तो इसका नाम हो, इसका एक और नाम है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, परमिजिबल, परमिजिबल वर्किंग स्ट्रेस, परमिजिबल वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, इन कंक्रीट। दिख रहा होगा यहाँ तक तो, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, नहीं दिख रहा समझ लेंगे। परमिजिबल वर्किंग स्ट्रेस इन कंक्रीट या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, दो नाम है सिग्मा सीवीसी के। अब इस सिग्मा सीवीसी की वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो मैं इसको क्रीप को रफ कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे जरा, सिग्मा सीवीसी का नाम होगा, इसकी वैल्यू देखिए। तो सिग्मा सीवीसी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, मैं ये भी रफ कर रहा हूँ नीचे का भी, आप ध्यान रखना इधर से, ठीक है। सिग्मा सीवीसी की जो वैल्यू है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, M20, M25, 3-4 ग्रेड यूज कर लेते हैं और वैल्यू निकालनी है किसकी? सिग्मा सीवीसी की, जो कि न्यूटन पर mm² में आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकल के आती है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था इसका नाम, ये वर्किंग स्ट्रेस होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वर्किंग स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी इसकी हिंदी होती है चरम प्रतिबल, इसकी हिंदी होती है सुरक्षा गुणांक, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है, मैं इधर लिख देता हूँ, नोट पॉइंट याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कंक्रीट के लिए, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है वो होती है 3, और स्टील के लिए जो होती है, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू वो होती है 1.78। ये दोनों वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता है, ध्यान रखेंगे। लिमिट स्टेट मेथड में इसकी वैल्यू अलग होती है। ये किसके लिए है?
वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक का मान 3 होता है, स्टील के लिए 1.78 होता है, याद रहेगा। तो हम कर रहे हैं किसके बारे में, कंक्रीट के बारे में, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। तो अब देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था करेक्टरिस्टिक स्ट्रेस, वही क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। जैसे M15 के लिए देखें तो कितना है, 15 है, बट्टे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, इसको काटो 5 बार कट गया, 5 आ गया, ठीक है। 20 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 20 रख देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, इसको काटेंगे तो 6.67 आएगा, इसको 7 लेते हैं। 25 रखेंगे यहाँ ऊपर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8.3 समथिंग आता है, इसको 8.5 लेते हैं। स्टैंडर्ड है IS कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गए सिग्मा CBC की वैल्यू। अब सिग्मा CBC की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, M की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 5 रखते हैं यहाँ पर तो 5 से 15 हो गया, 15 से जब आप 280 को डिवाइड करेंगे तो 18.87 आता है। तो हम इसकी वैल्यू 18 यूज करते हैं। कुछ बुकों में ये 19 दे रखा है, ठीक है, आप 18 ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं। जब आप यहाँ 7 रखेंगे, 7 से 21 हो गया, 21 को डिवाइड करेंगे तो 13.33 आता है, इसको 13 लेते हैं। और जब 8.5 रखेंगे यहाँ पर तब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू है M की। तो ये जो टेबल है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टेबल को और आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको अब तक इस मॉड्यूलर रेशियो वाले टॉपिक में जितने भी पॉइंट बताए हैं, सबके सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सारे पॉइंट को लिख करके एक बार इनको स्टडी करेंगे, और मैं आपको जब चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा इसको भी आगे तक, तो बार बार यूज होंगे ये सब चीज़ें, तो बार बार रिपीट होगा, आपका आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब ये था आपका पहला टॉपिक मॉड्यूलर रेशियो। अब आगे बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, फिर दूसरा टॉपिक देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सेकंड टॉपिक इसका, सेकंड टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अच्छा, कुछ बच्चों को यही डाउट रहता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या है, डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या है। तो बिल्कुल आसान है, जिस बीम में केवल एक ही पार्ट में यानी सिंगल साइड में रेनफोर्समेंट दे रखा उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और जिसमें दोनों तरफ रेनफोर्समेंट उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। अब एक तरफ दो तरफ, इससे क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाता हूँ पहले, और मैं आपको डिटेल डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए ये कोई बीम है, सपोज कोई भी बीम है, ये बीच में इसकी कुछ अक्ष होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसको न्यूट्रल एक्सिस क्यों कहते हैं, हिंदी में इसको उदासीन अक्ष या बल शून्य रेखा कहते हैं। अब जब इस बीम पर कोई भी लोड आएगा ऊपर से, और इस लोड के कारण जब बीम क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, ये बीम बेंड ठीक से कराते हैं थोड़ा, ठीक है। जब क्या करेगी बीम, ये बेंड कर जाएगी बीम ऐसे करके। तो आपको यहाँ से बेंडिंग के बाद एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी कि इसकी जो बीच वाली अक्ष थी, इससे अगर हम ऊपर वाली लेयर को देखें, ठीक है, इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली लेयर को देखें तो सिकुड़ गई, कुछ सिकुड़ गई, नीचे को दब गई ना ये, तो सिकुड़ने को कहते हैं, दबने को कंप्रेस हो गई है, ठीक है, कंप्रेशन यानी संपीड़न। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली लेयर की लंबाई कुछ कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, इसलिए इसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम, कंप्रेशन जोन। क्या ये कंप्रेशन जोन है, यानी संपीड़न क्षेत्र कहते हैं इससे ऊपर वाले भाग को। और इसके नीचे वाले भाग को अगर आप देखें ध्यान से, तो नीचे वाले भाग में क्या खिंचाव आ गया, नीचे को देखो ध्यान से, खिंच रहा है, उसको बोलते हैं टेंशन, यानी कि क्या है, टेंशन जोन है ये, ठीक है। ये वाला जो नीचे का पोर्शन है पूरा, यह है टेंशन जोन। तो आपको पता है जो आपकी कंक्रीट होती है वो टेंशन में वीक होती है, पता है ना सबको। यानी कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से कितनी, 10 गुना ज़्यादा होती है। 10 गुना किससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कंप्रेशन में तो ये पहले से ही मजबूत है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले भाग में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सरिया डाल देंगे इसमें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्या कर देंगे इसमें, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसको रेनफोर्समेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको प्रबलन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्टील की बार डाल देते हैं, स्टील बार। स्टील बार क्यों डालते हैं, ताकि इसकी ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाए। तो हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन में क्या डालते हैं, सरिया डाल देते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं।
तो जब हम केवल एक ही पार्ट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और जब हम इसके टेंशन और कंप्रेशन दोनों पार्ट में रेनफोर्समेंट डालते तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। अभी क्लियर है ना इतना? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है कि एक ऐसी बीम जिसके केवल एक ही जोन में, केवल एक ही क्षेत्र में रेनफोर्समेंट डाला जाता है, उसे कहते हैं हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इतना क्लियर? अब आगे देखिए जरा ध्यान से, ये समझ आ गया ऊपर वाला जोन कंप्रेशन जोन, नीचे वाला जोन टेंशन जोन, और बीच वाला जोन कैसा है, न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि इस एक्सिस पर इसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जितनी लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक थी उतनी लंबाई यहाँ रहेगी, जबकि अगर आप यहाँ देखें यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ पे सिकुड़ के कम हो गई है। समझ पा रहे हैं ना? तो यानी कि एक ऐसी अक्ष जिस पर जितने भी स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं उसकी वैल्यू 0 रहती है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस, बल शून्य रेखा। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखिए अब आगे जरा ध्यान से, अब इसमें क्या क्या पॉइंट है उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बीम का एक सेक्शन लेता हूँ, ये मैंने बीम का कोई भी एक सेक्शन ले लिया, ठीक। इस सेक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये इसकी चौड़ाई है, बी साइड नोट कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ तक, ये इसकी टोटल डेप्थ हो गई, कुल गहराई, यानी कैपिटल डी। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। और इसमें हमने बीच में कोई ये न्यूट्रल एक्सिस थी, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल एक्सिस है, ये बिल्कुल बीचा बीच में नहीं होती, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी होती है ये भी निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस है। अब ये ऊपर वाला जोन कंप्रेशन जोन हो गया, ये कंप्रेशन जोन है, और नीचे टेंशन जोन है ये, ठीक। और हमने क्या बोला था, टेंसाइल जोन में इसके में क्या डालते हैं हम, सरिया डाल देते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें गोल गोल छड़ें पड़ी हुई हैं ये वाली। इतना तो समझ आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 2-3 टर्म आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस बार के बिल्कुल नीचे से लेकर के इस बार के बॉटम मोस्ट लेयर से और सेक्शन के बॉटम तक की जो दूरी है, इसके नीचे से दिख रहा है यहाँ तक, नीचे से नीचे तक की दूरी ये वाली, इसको कहते हैं हम इसका क्लियर कवर, क्लियर कवर, ठीक है। या फिर दूसरा नाम होता है इसका नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर, ठीक। और इस छड़ के सेंटर से, इस बार के सेंटर से और नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक की जो गहराई है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक। हिंदी होती है इसकी, इसको शुद्ध आवरण बोलते हैं, इसको प्रभावी आवरण बोलते हैं। अब अगर हम टोटल डेप्थ में से इस इफेक्टिव कवर को निकाल दें, इसके सेंटर से जो नीचे तक की दूरी से निकाल दें, तो जो ऊपर की दूरी बचती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। तो बी चौड़ाई हो गई, कैपिटल डी टोटल गहराई, स्मॉल डी प्रभावी गहराई। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड कर दी, और इस स्टील का जो एरिया होता है इसको हम AST से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मैं यहाँ पर टर्म लिख देता हूँ, कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो वी क्या है यहाँ पर, बी है विड्थ ऑफ बीम, बीम की चौड़ाई। कैपिटल डी क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम, टोटल डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, यानी बीम की प्रभावी गहराई। और क्या रह गया, AST, AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, स्टील इन टेंशन, ठीक है। देखिए A मतलब एरिया, S मतलब स्टील, T मतलब टेंशन। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, टेंशन में स्टील का एरिया। तो ये 4 थे इसके बेसिक टर्म, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ गए। तो अब देखिए इसमें टॉपिक कौन कौन से आपको स्टडी करने हैं, उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। अभी के लिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक था। दूसरे टॉपिक के अंदर 4 टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले क्या पढ़ेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी बल शून्य रेखा की गहराई या उदासीन अक्ष की गहराई हिंदी में कहते हैं इसको। तो देखिए इधर बना रहा हूँ साइड में सेक्शन, उधर मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ बनाते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं अभी के लिए, यहाँ, ठीक है। ये इसकी बी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी कैपिटल डी हो गई, ठीक, सॉरी कैपिटल डी। यहाँ आपने सरिया डाल दी इसमें, तो इसके सेंटर से
और ऊपर तक यहाँ तक ये होगी स्मॉल डी, और इधर नीचे तक क्या थी ये कैपिटल डी। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग थोड़ा। यस, और इसका जो एरिया था वो आपको पता ही है AST था, ये छान डाल रखी है, और बीच में ये थी इसकी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस। अब हमें इस न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी होती है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम x से डिनोट करते हैं। किससे? x से। तो x आपको याद रहेगा क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है x यहाँ पर। अब देखिए इस x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दो तरह की निकालनी होती हैं, दो पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहला पार्ट होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक वल शून्य रेखा की गहराई, इसको कहते हैं क्रांतिक वल शून्य रेखा की गहराई। दोनों को निकालना है आपको, बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान से समझिए, दोनों में अंतर क्या है, बिल्कुल छोटा सा अंतर है। जब हम पहले ऊपर वाले में समझाते हैं, जब हम मूवमेंट एरिया मेथड का यूज करेंगे, मूवमेंट एरिया मेथड का यूज करके न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालते हैं, तो उसे तो कहते हैं हम क्या? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और जब हम किसका? वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर दो वर्किंग स्ट्रेस आएंगी आपकी, एक सिग्मा CVC और एक सिग्मा ST। जब हम इन दोनों का यूज करके, वर्किंग स्ट्रेस का यूज करके अगर हम डेप्थ निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस की, तो उसे कहेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम एक्चुअल निकालेंगे तो आप उसमें सिग्मा CVC और सिग्मा ST का यूज नहीं करेंगे, और जब आप क्रिटिकल निकालेंगे तो उसमें यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? सिग्मा CVC आप पीछे समझ चुके थे, सिग्मा ST क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा ST को कहते हैं हम वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक है, ये आप कह सकते हैं परमिजिबल वर्किंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील के इस्पात का कार्यकारी प्रतिबल है ये सिग्मा ST। ठीक है, या टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील भी कह सकते हैं आप, दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में जो तनन प्रतिबल है वो भी कह सकते हैं आप इसको, सिग्मा ST को। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, सिग्मा ST की वैल्यू वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, Fe 250, Fe 415 और Fe 500, इन पे डिपेंड करती है सिग्मा ST की वैल्यू न्यूटन पर mm² में। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, आई होप आपको याद भी होगा। वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया था? यहाँ मैं सिग्मा ST लिख देता हूँ सीधे। मैंने बताया था अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और मैंने कहा था स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 होता है। तो अगर आप 250 में 1.78 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 140। अगर आप 415 में करेंगे 1.78 से तो आएगी 230, और अगर आप 500 में करते हैं तो वैल्यू आएगी 275 के समथिंग आती है। तो ये तीनों वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट है सिग्मा ST के लिए। हालांकि क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं दे रखा हो कहीं पे भी तो आप इस टेबल को याद रखेंगे। 250 के लिए 140 लेते हैं, 415 के लिए 230 और 500 के लिए 275 यूज करते हैं। ठीक है जी, तो अब आप ध्यान से समझेंगे दोनों को निकालते कैसे हैं। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंस क्या था। एक मूवमेंट एरिया मेथड का यूज करेंगे तो एक्चुअल निकलेगी, और स्ट्रेस का यूज करेंगे तो क्रिटिकल निकलेगी। अब निकालते कैसे हैं? दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट काफ़ी, और ध्यान से समझते हैं। देखिए इसको रफ कर रहे हैं, आगे देखिए। पहले बात करते हैं इस एक्चुअल की। ठीक है, तो जब हम इसकी एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस की, तो हम यहाँ पर x के साथ में a लगा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये एक्चुअल है। ठीक है, क्रिटिकल में c लगा देंगे इसके साथ। तो आपको ये x a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बोला, किसका यूज करेंगे हम? मूवमेंट एरिया मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मूवमेंट एरिया मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड का यूज करना है आपको इसमें। तो मूवमेंट एरिया मेथड का यूज करने का मतलब क्या है? जो आपकी इसकी न्यूट्रल एक्सिस ए वाली, इसके अबाउट ले लो मूवमेंट। यहाँ लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस।
न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेने पर। तो मूवमेंट में क्या लेंगे, एरिया। देखो मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्योंकि मूवमेंट एरिया यूज करें तो एरिया इंटू डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो देखिए कंप्रेशन जोन का अलग लेंगे और टेंशन जोन का अलग लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के ऊपर का एरिया देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला बी इंटू एक्स ए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया, तो बी इंटू एक्स ए, ठीक है। अब दूरी लेंगे तो दूरी आपको पता है कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। सेंटर से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स ए का आधा ही तो होगा ये, तो यहाँ हो जाएगा एक्स ए का आधा। ये तो हो गया कंप्रेशन जोन का मूवमेंट। अब बराबर में ले लो टेंसाइल का। तो टेंशन में जो हम यहाँ पर एरिया यूज करते हैं वो एरिया लेते हैं इक्विवेलेंट एरिया। क्या बोला मैंने, MAST होता है इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट एरिया। इक्विवेलेंट एरिया, समतुल्य क्षेत्रफल कहते हैं MAST को। तो यहाँ पर हम MAST यूज करेंगे। तो एरिया तो क्या हो गया MAST, और इसके सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये टोटल ऊपर तक D था, इस D में से ये XA माइनस कर दो, ये बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो D माइनस XA बच गया। तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से BXA का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST और D माइनस XA, ठीक है। ये होगी इसकी क्या, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस स्क्वायर, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गई है। इतना समझ आ रहा है। अब देखिए दूसरा क्रिटिकल, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला देखिए, अगला मैं इसको रफ कर रहा हूँ। दूसरा है क्रिटिकल, ठीक है, एक्चुअल के बाद क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सेकेंड वाला पार्ट, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डायग्राम फिर से बनाते हैं, क्योंकि अब आप इसमें स्ट्रेस डायग्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेंटर पे छड़ डाल रखी है, यहाँ से ऊपर तक की दूरी है, स्मॉल d हो गई। मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, परेशान ना हो, बस आप समझते रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x बोलते हैं। क्रिटिकल निकाल रहे हैं तो c लगा देंगे इसके साथ। इधर हम, क्योंकि मैंने बताया था क्रिटिकल में क्या करते हैं, स्ट्रेस डायग्राम का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो इसका स्ट्रेस डायग्राम होता है प्रतिबल आरेख, वो होता है लीनियर। मतलब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से ऊपर तक जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता है ऊपर कंप्रेशन जोन है ये वाला, तो यहाँ पर सिग्मा CBC की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसे करके कैसे वेरी करता है, लीनियर वेरी करता है इस तरह से, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से कैसा रहता है, लीनियर होता है, ठीक। ये तो मैक्सिमम यहाँ पर रहती है कितनी, सिग्मा CBC। ऐसे ही यहाँ पर सिग्मा ST की वैल्यू बढ़ती जाएगी नीचे स्टील वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर होती है सिग्मा ST। देखिए यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट एरिया यूज़ किया था MAST, यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस यूज करते हैं सिग्मा ST अपॉन M। इन दोनों का डेरिवेशन आपको मैं बता दूंगा कि इक्विवेलेंट एरिया कैसे आता है ये, और स्ट्रेस सिग्मा ST बटे M कैसे आता है। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे स्ट्रेस कितना रहेगा, सिग्मा ST अपॉन M रहेगा, और यहाँ पर केवल सिग्मा CBC रहेगा मैक्सिमम। इतना समझ आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें किसका यूज़ करते हैं हम, वर्किंग स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस का, वर्किंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा CBC और सिग्मा ST का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला डेराइव करता हूँ आपके सामने कैसे निकल के आता है सिग्मा CBC और सिग्मा ST के यूज़ से। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, ये वाला जो डायग्राम बन रहा है ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं ये। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइट और इस वाले का बेस अपॉन हाइट दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो इसका बेस सिग्मा CBC, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ये XC, क्या हो गया सिग्मा CBC अपॉन XC बराबर, इसका बेस ये है सिग्मा ST बट्टे M अपॉन, और इसकी हाइट यहाँ से और यहाँ तक। देखिए यहाँ से ऊपर तक तो आपको पता है स्मॉल d था, तो ये घटा दो तो ये बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या आ जाएगा D माइनस XC। इसको सॉल्व करके आपको XC निकालना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका पहले देखो ये M नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सिग्मा CBC बट्टे XC बराबर सिग्मा ST बट्टे M यहाँ आ गया, और यहाँ क्या था D माइनस XC। इतना समझ आ रहा है, एक लाइन। अब देखिए 2 लाइन में इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, और कहो तो मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, डायग्राम बना लेना आप। तो यहाँ देखेंगे जब आप सिग्मा CBC का इधर गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो इसका कर लो इसमें, तो इसमें जब आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा m सिग्मा CBC अंदर कर देंगे इंटू डी माइनस इस m सिग्मा CBC का इसमें करो तो m सिग्मा CBC इंटू XC, ये तो इधर हो गया बराबर इन दोनों का कर लो तो क्या हो जाएगा सिग्मा ST इंटू XC। इस XC के पास ले आओ XC वाले को, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा ये m सिग्मा CBC इंटू डी बराबर इधर क्या था ये सिग्मा ST इंटू XC और प्लस हो जाएगा इधर आके ये m सिग्मा CBC इंटू XC। इसमें से XC कॉमन निकाल दो तो सिग्मा CBC डी बराबर सिग्मा ST प्लस m सिग्मा CBC बचा और XC आपने बाहर ले लिया। ठीक है, इसको पूरे को इधर ले आओ अपॉन में तो यहाँ से XC बराबर क्या आ जाएगा, इधर तो क्या था m सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन, जब आप इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये इधर आके m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, m सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको यहाँ पर टोटल स्टडी करा रहा हूँ इसकी प्री और कन्वेंशनल दोनों एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल है। तो आपको ध्यान से देखते चलना है क्योंकि डिटेल स्टडी है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट आपको साथ देना है प्रॉपर। ठीक है, कंटिन्यू देखते रहिए। फिर मैं आपको लास्ट में इस चैप्टर को कवर करने के बाद इसकी समरी लिखा दूंगा। तो समरी में आपका बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखाऊंगा, समरी में पूरे चैप्टर की एक पेज पे समरी आ जाएगी, फिर आपको उसको ध्यान से लिख लेना है, वो आपके जेईई एग्जाम के लिए प्री के लिए काफ़ी रहेगी। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। दो टॉपिक हो गए पूरे, एक हो गया आपका मॉड्यूलर रेशियो, दूसरा हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब आते हैं इसके तीसरे टॉपिक पर। ठीक है, तीसरा टॉपिक देखिए, देखिए अब अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक है थर्ड, तीसरा टॉपिक है इसका, उसका नाम है लीवर आर्म। लीवर आर्म, ठीक है, इसको कहते हैं उत्तोलक भुजा, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तोलक भुजा। ठीक, ध्यान से समझना उत्तोलक भुजा क्या होती है, लीवर आर्म क्या है। अभी अभी मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था, ये बीम का कोई भी एक सेक्शन है। ठीक है, ये बी हो गया इसकी चौड़ाई और यहाँ पर स्टील की छड़ डाल रखी है कोई भी, और ये इसके सेंटर से और ऊपर तक की डेप्थ हो गई स्मॉल डी। ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या था, न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ मैंने बताई थी आपको, दो थी, क्रिटिकल एक्चुअल, मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्चुअल मतलब ए हो जाएगा और एक्स ए, क्रिटिकल मतलब एक्स सी। यहाँ तक आपको समझ आ गया था। अब आगे देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका, स्ट्रेस डायग्राम। ये तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे वेरी करता है, लीनियर, यानी कि ऐसे लीनियर वेरी करता है। इसकी वैल्यू सिग्मा CBC और यहाँ पर होता है सिग्मा ST बट्टे M, इक्विवेलेंट स्ट्रेस बोलते हैं इसको, इसलिए M अपॉन लेते हैं, यहाँ पर MAST इसका एरिया लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया था आपको आसानी से। अब आगे ध्यान से देखेंगे, देखिए स्टील के सेंटर पर एक फोर्स काम करेगा और फोर्स कैसा होगा, टेंसाइल फोर्स T, क्योंकि यहाँ पर टेंशन जोन है, ये कंप्रेशन जोन है, तो टेंशन जोन में टेंसाइल फोर्स लगेगा T और कंप्रेशन जोन में यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा जो इसके सेंटर पर लगेगा C। अब देखिए ये ऊपर त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का सेंटर कहाँ होता है, आपने पढ़ा होगा, ये त्रिभुज अगर कोई है, ये H है और ये B है, तो इसका सेंटर होता है B/3, H/3। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स में, B/3 H/3। तो इसका मतलब इसका सेंटर देखा तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी है, ये x है, तो ये कितने पे होगा यहाँ पर x/3, समझ पा रहे हैं ना, x/3 पर यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और स्टील के सेंटर पर कौन सा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा आसानी से। अब इसमें इस लीवर आर्म का क्या काम है, ध्यान से देखेंगे। लीवर आर्म किसे कहते हैं, तो किसी भी बीम के सेक्शन में जो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, देखिए कंप्रेसिव फोर्स अंदर की ओर लगा दिया मैंने, टेंसाइल फोर्स बाहर की ओर, दोनों की दिशा आपको अपोजिट रखनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इसी को हम कहते हैं लीवर आर्म। इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड से, स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं लीवर आर्म। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड लीवर आर्म। क्लियर।
देखिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी लीवर आर्म की, फॉर्मूला क्या होगा इसका, ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी देखिए कितनी होगी, तो यहाँ से जहाँ पर सेंटर पर फोर्स लग रहा है यहाँ से ऊपर तक आपको पता है स्मॉल डी है, इसमें से आप इस दूरी को निकाल दो x/3 को, तो बीच में कितना बच गया है, तो ये बच जाएगा d - x/3। इंपॉर्टेंट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए लीवर आर्म का फॉर्मूला, याद रहेगा, क्लियर। तो ये टॉपिक छोटा सा था, लीवर आर्म हो गया खत्म, इतना ही था ये टॉपिक, आसान है। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं, और z बराबर d - x/3 इसका फॉर्मूला होता है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो अगला टॉपिक देखते हैं, चौथा टॉपिक, ठीक है। चौथा टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कन्वेंशनल में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी से रिलेटिव आएगा आपका बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, चाहे SSC के मेंस की बात करो आप या फिर किसी डिप्लोमा या बीटेक कॉलेज की बात करो। तो टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट में देखो ये M और ये R, इसको शॉर्ट में MR से डिनोट करते हैं। इसकी हिंदी होती है प्रतिरोध आघूर्ण, हिंदी क्या होती है इसकी, प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, मैं आपको एक ही वीडियो में प्रॉपर कंटेंट, इतना बेस्ट कंटेंट दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए बस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR, प्रतिरोध आघूर्ण क्या होता है, देखिए। अब अगर कोई भी बीम है, पहले मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, बाद में इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। ये कोई बीम है, अगर इस बीम पर कोई भी क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा, तो आपको पता है बीम क्या करती है, बेंड कर जाती है बीम, आपको पता है ना, बीम बेंड करती है। तो इस बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। किसी भी बीम पर जब लोड आता है तो बीम में क्या होता है, एक बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है, और ये बेंडिंग मूवमेंट इस बीम को बेंड कराने की कोशिश करता है। लेकिन इस बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए, इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से एक इंटरनल मूवमेंट जनरेट होता है। बीम के अंदर से कहाँ से जनरेट होगा, तो देखिए यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था और एक ये टेंसाइल फोर्स लग रहा था। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये कंप्रेसिव फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स, तो ये भी तो एक तरह का मूवमेंट जनरेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट जनरेट कर रहा है इंटरनल मूवमेंट, इसी को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है। लोड के कारण, किसी भी बीम पर लोड के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हो रहा था, इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के कारण जो इंटरनल मूवमेंट जनरेट होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल समझो आप, जो भी बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करे वो होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करे उसे कहते हैं प्रतिरोध आघूर्ण। आसान, गुड। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों जोन में अलग अलग होता है, कंप्रेशन में अलग होता है, टेंशन में अलग होता है। तो इन कंप्रेशन लिखते हैं पहले, कंप्रेशन में कितना होगा, ठीक है। कंप्रेशन में जो होता है ये MR होता है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कंप्रेसिव फोर्स और दूरी कितनी है Z, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट होता है बल गुणा दूरी, तो बल ये हो गया, दूरी ये हो गई, इतना आ गया MR। और अगर टेंशन की बात करें, इन टेंशन में, तो टेंशन में क्या होगा MR, टेंसाइल फोर्स इंटू ये दूरी T इंटू Z। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, C इंटू Z और T इंटू Z, इतना क्लियर। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है क्या, कि द प्रोडक्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स एंड लीवर आर्म इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब संपीड़न बल या फिर तनन बल तथा उत्तोलक भुजा के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल है ना, संपीड़न बल गुणा उत्तोलक भुजा, यहाँ टेंशन बल यानी तनाव बल और उत्तोलक भुजा दोनों के गुणनफल को, इतना आसान। अब देखिए, अब इसके हमें Z की वैल्यू तो पता थी, Z की वैल्यू आप सबको पता है क्या है, d - x/3, अभी जस्ट पहले मैंने बताया आपको, ठीक है। ये अब मेन काम है C और T की वैल्यू निकालना। C आपको पता है, C क्या है यहाँ पर, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया पढ़ते आ रहे हो ना। स्ट्रेस आपको पता है कंप्रेशन में कितना स्ट्रेस है। देखिए अगर यहाँ देखा तो यहाँ 0 था, यहाँ से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, सिग्मा CVC। तो एवरेज स्ट्रेस कितना आ जाएगा, C की वैल्यू निकालने के लिए 0 प्लस सिग्मा CVC/2, ये तो हो गया स्ट्रेस की वैल्यू। इंटू अगर एरिया की बात करें हम, इसका एरिया कितना, B इंटू एक्स, एरिया क्या है, B इंटू एक्स। तो समझ पा रहे हैं आप, तो ये हो गया इसका एरिया। तो ये आ गई C की वैल्यू,
तो सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपको एम आर मिल जाएगा यहाँ से। तो रख देते हैं, देखिए सी की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 इंटू में ये कितना है बी एक्स, ठीक है, और जेड का मान भी रख दो डी माइनस एक्स बाई 3। तो ये आ गया एम आर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, इसको ब्रैकेट में लिख लो डी माइनस एक्स बाई 3, सी का मान और जेड का मान, एम आर हो गया। अब टेंसाइल वाला देख लीजिए, टेंशन की वैल्यू टी की वैल्यू क्या आएगी, टेंसाइल में देखिए इसका स्ट्रेस कितना है, ये तो सेंटर पे ही लग रहा है पहले से ही, तो सिग्मा एस टी अपॉन एम और इंटू एरिया कितना था इसका एम ए एस टी, तो इस एम से एम कट गया, क्या बच गया सिग्मा एस टी ए एस टी। तो यहाँ रख दीजिए इसकी वैल्यू सिग्मा एस टी ए एस टी, और जेड का मान भी रख दीजिए, जेड का मान। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब 5वां टॉपिक है क्लासेस ऑफ बीम, ठीक है। बीम की कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो हम बीम की क्लासेस पढ़ेंगे, बीम की श्रेणियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीम की 3 क्लास होती हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं हम अंडर रेनफोर्स्ड बीम, ठीक। सेकंड होती है ओवर रेनफोर्स्ड बीम, बैलेंस कर लो पहले बाद में ओवर, ठीक है। पहले अंडर रेनफोर्स्ड बीम, फिर हो गई बैलेंस्ड बीम, और तीसरी होती है ओवर रेनफोर्स्ड बीम, ठीक। इसकी हिंदी होती है अंडर मतलब होता है अल्प कम, ठीक है, अल्प प्रबलित धरण, ये संतुलित धरण और ये अति प्रबलित धरण, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे पहचानेंगे आप बीम की क्लासेस की, जो पहचान करनी है आपको, मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक बताई थी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, 2 चीज़। तो क्रिटिकल में मैंने एक्स सी का फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स सी कैसे निकालते हैं, और एक्चुअल में एक्स ए बताया था, ठीक है। तो देखिए एक्स ए एक्चुअल वाला, तो अगर एक्स ए की वैल्यू कम होगी एक्स सी से, आपको एक्चुअल से पहचान करनी है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है, एक्स ए की वैल्यू एक्स सी से कम है, तो कौन सी बीम होगी वो बीम होगी अंडर रेनफोर्स्ड बीम। अगर एक्स ए की वैल्यू बराबर है एक्स सी के तो वो होगी बैलेंस बीम, और अगर एक्चुअल की वैल्यू एक्स ए की ज़्यादा है एक्स सी से तो उसे बोलेंगे ओवर रेनफोर्स्ड बीम। तो ये तो हमने पहचान करने के लिए हम बीम को किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे पहचानेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन से वैल्यू निकाल कर कैसे पहचानेंगे कौन सी बीम अंडर रेनफोर्स्ड है, कौन सी बैलेंस है और कौन सी ओवर रेनफोर्स्ड है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में होती क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए, मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ आपको एक एक करके, तो मैं चलिए यहीं समझा देता हूँ, एक ही स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बैलेंस बीम, और यहाँ लिख देते हैं ओवर रेनफोर्स्ड बीम, समझ रहे हैं, मैं शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं, आप समझ लेना ध्यान से। तो देखिए पहला पॉइंट तो आप सबको ये याद रखना है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम में क्या होगा, एक्स ए कम होगा एक्स सी से, इसमें एक्स ए बराबर होगा एक्स सी के, और इसमें एक्स ए ज़्यादा होगा एक्स सी से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप डायग्राम बना के यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए इस मैंने ये बीम का डायग्राम बना दिया, 2 अक्ष बनानी है आपको, एक कर देंगे क्रिटिकल और एक कर देंगे एक्चुअल, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं 2। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्स ए की वैल्यू कम है, तो ऊपर से जो कम वाली वैल्यू है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो जाएगा एक्स ए, जो ज़्यादा वाली वैल्यू वो क्या हो जाएगी एक्स सी, ठीक है। ऐसे इसमें हम डायग्राम बनाएंगे, देखिए, और एक डायग्राम इसमें बनाएंगे। मैं तीनों को आपको एक ही साथ समझा दे रहा हूँ, आप अलग अलग भी इनके बारे में लिख सकते हैं डिटेल में, PDF में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स अपने क्लियर कर लेना। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या दोनों बराबर होंगे, तो एक्स ए और एक्स सी दोनों बराबर होंगे। यहाँ क्या था, ये तो यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये थी, और यहाँ पर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस थी, बट यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही सेम होंगी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड यहीं पे क्या होगी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, समझ पा रहे हैं। और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक्स ए ज़्यादा है तो इसमें एक तो ऊपर रहेगी और एक रहेगी नीचे, तो नीचे कौन सी रहेगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा है
तो ज़्यादा का मतलब एक्स ए होगा ये, और पहले कम वाली बना दो ऊपर, यहाँ पर ये कम है ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो तो एक्स ए होगा, जो कम है वो एक्स सी होगा। देखिए एक्स ए ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा एक्स ए कम एक्स सी, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नीचे होगी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर होगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, यानी कि अंडर रेनफोर्स्ड बीम कौन सी होती है, जिसमें एक्स ए की वैल्यू कम होगी, एक्स सी की ज़्यादा, बैलेंस में दोनों बराबर, इसमें एक्स ए ज़्यादा। मैंने डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझा दिया। अब इनकी डेफिनेशन समझेंगे, कहते हैं किसे अंडर रेनफोर्स्ड बीम, तो एक ऐसी बीम जिसमें रेनफोर्समेंट, अंडर का मतलब होता है कम, अंडर मीन्स अल्प यानी कम, जितनी की हमें आवश्यकता है किसी भी आरसीसी सेक्शन के लिए, हमें जितने रेनफोर्समेंट की आवश्यकता है, यदि उससे कम रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे अंडर रेनफोर्स्ड बीम। समझ पा रहे हैं, आवश्यकता से कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया हो यदि किसी बीम को, तो उस बीम को कहते हैं हम अंडर रेनफोर्स्ड बीम। जब इसमें रेनफोर्समेंट कम डाला गया है, ये रेनफोर्समेंट कैसा है, ये कम है, बहुत ज़्यादा कम डाला है, तो अंडर रेनफोर्स्ड बीम होगी। तो फिर जब रेनफोर्समेंट कम डाला है तो बीम किस में फेल होगी, कंक्रीट में या स्टील में, तो बीम पहले स्टील में फेल होगी। जब बीम पे लोड आएगा तो लोड आने के कारण जो स्टील है ये पहले अपनी परमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेगी पहले ही, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टील में पहले फेल हो जाएगी, कंक्रीट में ये सुरक्षित रहेगी। समझ पा रहे हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, बताता हूँ दोबारा। एक ऐसी बीम जिसमें रेनफोर्समेंट की मात्रा कम डाली जाती है अंडर रेनफोर्स्ड बीम कहलाती है। अंडर रेनफोर्स्ड बीम में सेक्शन पहले स्टील में फेल होता है, किस में फेल होगा, पहले स्टील में फेल होता है, क्योंकि इसमें स्टील की मात्रा कम होती है और स्टील कंक्रीट से पहले अपनी परमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेता है। समझ आ गया। बैलेंस सेक्शन में क्या है, हम इसमें केवल आवश्यकता अनुसार ही रेनफोर्समेंट डालते हैं, जितने की ज़रूरत है केवल उतना डालेंगे, ना कम डालेंगे ना ज़्यादा डालेंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। और बैलेंस सेक्शन में कोई भी बीम स्टील और कंक्रीट दोनों में साथ साथ फेल होगी, स्टील में भी और कंक्रीट में, ठीक है, दोनों में एक साथ फेल होती है। यहाँ समझ में आ रहा है, इसमें स्टील में पहले फेल होती है, इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों में साथ साथ फेल होगी। और इसमें ओवर रेनफोर्स्ड में क्या होगा, ओवर मतलब ज़्यादा, अधिक, यानी कि एक ऐसी बीम जिसमें आवश्यकता से अधिक रेनफोर्समेंट डाल रखा हो समझ पा रहे हैं, एक ऐसी बीम जिसमें आवश्यकता से अधिक रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर रखा है, उस बीम को कहते हैं हम ओवर रेनफोर्स्ड बीम। अब ओवर रेनफोर्स्ड बीम में जब हमने स्टील की मात्रा ज़्यादा डाल रखी है तो ये स्टील में तो फेल होगा नहीं, किस में फेल होगा, ये होगा कंक्रीट में फेल, क्योंकि कंक्रीट क्या करेगी, स्टील से पहले अपनी परमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेगी और फेल हो जाएगी स्टील, ठीक है, सॉरी कंक्रीट। समझ पा रहे हैं, अंडर रेनफोर्स्ड बीम में कौन पहले फेल होता है, स्टील पहले फेल होती है, बैलेंस में दोनों साथ में फेल होते हैं, और ओवर रेनफोर्स्ड में कंक्रीट में बीम पहले फेल होगी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए इन तीनों बीम में से ज़्यादा यूजफुल कौन सी बीम होती है, ज़्यादा अच्छी बीम कौन सी मानी जाती है, तो ध्यान रखेंगे ज़्यादा अच्छी अंडर रेनफोर्स्ड बीम मानी जाती है, क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड बीम स्टील में फेल होती है और स्टील हमेशा फेल होने से पहले वार्निंग देता है। जैसे अगर कोई बीम टूटती है तो टूटने से पहले उसमें क्रैक्स आ जाएंगे स्टील के कारण, समझ पा रहे हैं ना, तो ये इसीलिए अंडर रेनफोर्स्ड बीम ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है। इतना समझ आ रहा, तो ये क्लासेस ऑफ बीम हो गया, थ्योरी का पोर्शन था, मैंने आपको समझा दिया, आई होप सो इतना समझ आ गया होगा आपको। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखेंगे। आज के टॉपिक का आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझेंगे अब ध्यान से, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो लास्ट टॉपिक है, आसान है, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील लास्ट टॉपिक और छठा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, दिख तो रहा है यहाँ तक, और नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, परसेंटेज CEN, परसेंटेज ऑफ स्टील, हिंदी में कहते हैं इसको इस्पात की प्रतिशत मात्रा, इस्पात की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, इस्पात की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज ऑफ स्टील। देखिए मैंने अभी आपके सामने एक सेक्शन बनाया था, ये कोई सेक्शन था, यहाँ पर आपने ये स्टील डाल रखी है, तो ये जो स्टील आपने प्रोवाइड की है यहाँ पर, तो इसकी कितने परसेंट मात्रा है, ठीक है, ये B है, ये D है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। तो इस
स्टील की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है आपको, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से हम इसको डिनोट करते हैं, पी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। व्हेन AST इज गिवन, जब आपको एरिया ऑफ स्टील दे रखा हो तब कितने % स्टील आप यूज कर रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे। जब एरिया ऑफ स्टील नहीं दे रखा हो तब कैसे निकालेंगे। जब आपको AST दे रखा हो, यानी ये एरिया ऑफ स्टील दे रखा हो, तब परसेंटेज ऑफ स्टील P का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखिए अगर हम इसके इफेक्टिव एरिया की बात करें तो इफेक्टिव एरिया यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, B/D होगा। इफेक्टिव एरिया तो B/D, तो B/D ये रहा इफेक्टिव एरिया। इसके कितने पोर्शन में आपने स्टील डाली है, केवल इतने पोर्शन में, ये एरिया यही तो है AST, तो यहाँ पर AST, तो ये क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा इसका परसेंटेज ऑफ स्टील। सीधी सी बात है, आप समझिए ध्यान से। अगर किसी भी बच्चे के 500 में से 200 नंबर आते हैं तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। टोटल मार्क्स 500 का रिजल्ट था, सपोज 400 कर लो, वरना बुरा मान जाओगे, चलो मान लो 400 आते हैं, तो अगर मैंने कहा आपसे आप परसेंटेज बताओ कितने % मार्क्स हैं आपको, तब क्या करेंगे, यानी टोटल जितना था उसको नीचे रखते हैं और कितने इसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए उसको ऊपर रखते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम टोटल एरिया कितना था B/D, इसको नीचे रखा, इसमें कितने पोर्शन में, इसके कितने एरिया में आपने स्टील डाली है, ऊपर ले लिया AST, कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है फॉर्मूला। तो AST/B/D × 100, ये तो हो गया P का फॉर्मूला जब AST दे रखा हो। और जब AST ना दे रखा हो तो व्हेन AST इज नॉट गिवन, AST इज नॉट गिवन, जब AST नहीं दे रखा तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर होता है 50x² और ब्रैकेट में D - x, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर इस x का यूज करना है, इस x का, क्रिटिकल या एक्चुअल, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको बता दूंगा कौन सा यूज़ करना है आपको, तो न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब समझ पा रहे। फिलहाल के लिए आप केवल x लिखेंगे यहाँ पर, तो 50x² MD और D - x है, इसका डेरिवेशन है, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन भी करा देता हूँ, कन्वेंशनल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, AST/B/D × 100। जब AST ना दे रखा हो और P निकालना हो आपको, तो क्या फॉर्मूला है, 50x² MD D - x है। अब देखिए इससे इस फॉर्मूले को हम कैसे लेके आते हैं, मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो मैं इसको भी रफ करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है, मैं यहाँ डेरिवेशन कर देता हूँ, डेरिवेशन, ठीक। आपको पता है P बराबर क्या होता है, AST/B/D, अभी बताया मैंने, × 100। तो यहाँ से अगर मैं AST निकालना चाहूँ तो इस 100 को इधर ले जाएंगे, नीचे आएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ से AST क्या आ जाएगा, AST बराबर P में गुणा कर देंगे B/D की, अपॉन में नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। इक्वेशन सपोज फर्स्ट हो गई है, यहाँ तक क्लियर है इतना। अब आगे देखेंगे, इसके बाद आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे फॉर इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। IAS कोड के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है आपका, उस इकोनॉमिक सेक्शन के लिए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों होते हैं बराबर। समझ पा रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स की बात करूँ, अभी निकाल के दिखाया क्या आया था, σCVC/2 × BX, ठीक है। और टेंसाइल फोर्स क्या आया था, σST × AST, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। इतना समझ आ रहा है। अब यहाँ से आप AST की वैल्यू निकालो, आप इस σST को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से AST की वैल्यू, यहाँ से AST की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इधर क्या है, σCVC × BX, अपॉन में नीचे 2 था, और AST भी, सॉरी σST भी नीचे आ जाएगा यहाँ, σST। तो इस AST की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप यहाँ रखेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, σCVC, इस σST को यहाँ लिख लो, अपॉन σST इंटू यहाँ क्या था ये BX/2, समझ पा रहे, ये 2 इसके नीचे लिख दिया है, बराबर इधर क्या था P × B × D अपॉन 100। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इस σCVC अपॉन σST, इसकी वैल्यू और निकाल लो आप, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए स्ट्रेस डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं आपके सामने, आप यहाँ से समझ लेंगे इसको ध्यान से। आपको पता है ये लीनियर होता है, यस, ठीक है। यहाँ पर होता है σCVC, यहाँ होता है σST अपॉन M, ठीक है। ये आपको पता है, ये x है और यहाँ से यहाँ तक d था। तो देखिए अगर मैं यहाँ से सिमिलर ट्रेंगल की बात करूँ, सिमिलर ट्रेंगल, तो क्या हो जाएगा, σCVC अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई, बराबर ये कितना है
सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन में, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स। समझ पा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इस वाले त्रिभुज का बेस अपॉन हाइट और इस वाले त्रिभुज का बेस अपॉन हाइट। तो यहाँ से आपको क्या निकाला, इस देखो एम तो यहाँ नीचे आ जाएगा, इस सिग्मा एस टी को यहाँ ले आएंगे, एक्स को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा सी वी सी अपॉन सिग्मा एस टी बराबर इसे एक्स को इधर ले गए तो क्या हो गया, एक्स बट्टे में ये एम नीचे आ गया यहाँ, तो एम ब्रैकेट में क्या डी माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर दो यहाँ पर, ये जो सपोज इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 में रख दो इसको यहाँ उठा के। यहाँ जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये लिख देते हैं एक्स अपॉन, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है, कोशिश कीजिएगा, मतलब आपको सिग्मा सी वी सी अपॉन सिग्मा एस टी की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है बस, जो ये मैंने साइकिल बना रखा है इसके अंदर। तो एक्स अपॉन एम और ब्रैकेट में है ये डी माइनस एक्स, ये रख दिया इसकी जगह, इंटू यहाँ क्या था बी एक्स अपॉन 2 बराबर यहाँ क्या पी इंटू बी इंटू डी अपॉन 100। अब देखिए क्या क्या कट गया, सब कुछ काट के आंसर आ गया आपका, ये पी है, इससे ये कट गया 50 बार, ठीक है, इस बी से ये बी कट गया पूरा, एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 50 को आप इस साइड ले जाएंगे, देखिए पी निकालना, आप डी को ले जाएंगे नीचे आ जाएगा डी, तो यहाँ से एक्स जो पी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इस 50 को ऊपर ले गए, एक्स एक्स का गुणा करके 50x स्क्वायर बन गया है, अपॉन इस डी को नीचे लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एम के आगे, तो एम डी हो गया है, और ब्रैकेट में क्या था ये डी माइनस एक्स। तो यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, ये आ गया फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक है, जगह कम थी थोड़ी लेकिन मैंने कोशिश की है। यहाँ से ए एस टी निकाला, फिर इकोनॉमिक सेक्शन के लिए सी और टी बराबर होते हैं, यहाँ से हमने सिग्मा सी बी सी अपन सिग्मा एस टी के रूप में एक इक्वेशन बना ली, फिर यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के सिग्मा सी बी सी अपन सिग्मा एस टी की ये वैल्यू निकाली, इसको रख दिया उठा के इसकी जगह पे, तो यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया डेरिवेशन। जरूरी नहीं है डेरिवेशन, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इतना ही था, इससे और ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको फुल डिटेल में ये बता दिया। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं इस पूरे चैप्टर की 5 से 7 मिनट में पूरे के पूरे की समरी लिख दे रहा हूँ। उस समरी में केवल फॉर्मूले रहेंगे आपके, जो कि एसएससी जे या अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, या फिर आप कोई भी कन्वेंशनल एग्जाम देते हैं तो आपको सारे फॉर्मूले एक पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी समरी इसकी। इस चैप्टर की मैं समरी लिख देता हूँ आपके सामने, इस समरी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5-6 मिनट की समरी है। जो 6 टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं, इसके जितने फॉर्मूले हैं एक पास लिख दे रहा हूँ सारे फॉर्मूले, तो आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, आपने क्या क्या पढ़ लिया, उसके क्या क्या फॉर्मूले थे। और मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, सिर्फ इसके फॉर्मूले लिखूँगा एक पास, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्मूले याद रखेंगे। वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो भी नोट्स हैं मैं PDF दे दूंगा, लिंक आप वहाँ से लिंक ओपन करके डाउनलोड कर लेना PDF, उसको रिवाइज करना। और इसके अलावा और भी कोई डाउट हो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटिव, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, ठीक है, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। तो अब बात करते हैं इसकी किसकी समरी की। आपने अब तक क्या क्या पढ़ा, इसमें समरी क्या है इसकी, ठीक है। इस चैप्टर का सारांश देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था आपने मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो, ठीक। इसका फॉर्मूला आपने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, एक तो लिखवाया था ES अपॉन EC, ठीक, ES अपॉन EC पहला फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला था M का 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। समझ पा रहे हैं। इसके अलावा मैंने ES की वैल्यू भी बताई थी कितनी होती है, 2 × 10⁵ बताया था न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एक मैंने बताया था EC की फॉर्मूला 5000 √FC बताया था ना, यस। और मैंने इस M और सिग्मा CBC के लिए एक टेबल बनवाई थी, वो टेबल मैं आपके सामने बना देता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ग्रेड ऑफ स्टील कंक्रीट ऊपर लिख लेना आप, M20 और M25 रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा CBC की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये मैं करा चुका हूँ आपके लिए रिवीजन समझो से। ये 5 था, ये 7 था और ये 8.5। फिर आया था स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई थी इसके लिए, 18, 13 और 11, ठीक, गुड। तो मॉड्यूलर रेशियो आपको केवल इतना सा याद रखना था, डेफिनेशन वगैरह आप वहाँ समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने लिखा था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसमें मैंने 2 लिखवाया था, एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फर्स्ट वाला, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था bxa² बराबर MAST और D - XA, ये था एक्चुअल का। एक लिखा था हमने दूसरा फॉर्मूला इसका क्रिटिकल का, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसमें क्या लिखवाया था मैंने, इसको x सीजेड नोट करते हैं, m सिग्मा CBC × D अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST,
जिस तरह से ये फार्मूले मुझे याद है आपको भी इससे कहीं ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए सब फार्मूले, ठीक है। रटना नहीं है, मैंने सारे समझ के कराए हैं आपको, बार बार आप क्वेश्चंस में इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अगर आपकी डिमांड रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें इस चैप्टर से रिलेटिव आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या आप खुद से कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर बताएं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा, बट आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है इस चीज़ को, ठीक है। सारे बच्चे लिखेंगे और सभी को वीडियो को लाइक भी करना है। तीसरा लीवर आर्म का फॉर्मूला, लीवर आर्म, ठीक है, जिसको हमने जेड से डिनोट किया था, फॉर्मूला था d-x/3। ये सब के सब वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला देखिए चौथा, चौथा मैंने लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था चौथा? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिससे आप प्रतिरोध आघूर्ण कहते थे MR। तो MR के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था कंप्रेशन में, ठीक है। कंप्रेशन में क्या था, C × Z, C की वैल्यू और Z की वैल्यू दोनों की रख दो यहाँ, फॉर्मूला जाएगा। C की वैल्यू बताई थी कितनी, सिग्मा CVC/2 × BX और ब्रैकेट में d-x/3, ये Z की वैल्यू थी। तो इस तरह से ये MR का फॉर्मूला था, ठीक है। क्या रखना है, C × Z था, C का मान ये रख दिया, सिग्मा CVC/2 BX और Z का मान ये रख दिया d-x/3। तो ये फॉर्मूला था MR का कंप्रेशन में। एक बताया था टेंशन में, ये तो है कंप्रेशन में, ठीक है, कंप्रेशन में, और ये है टेंशन में, ठीक है। टेंशन में क्या हो जाएगा, T × Z और T की वैल्यू क्या होती है, T की वैल्यू बताई थी मैंने सिग्मा ST × AST, Z की वैल्यू सेम यही रहेगी d-x/3। तो ये दूसरा MR के दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है, गुड। अगला देखिए पाँचवा मैंने क्या बताया था आपको, पाँचवा फॉर्मूला लिख लीजिए आप, परसेंटेज ऑफ स्टील। क्लासेस ऑफ बीम तो आप वहीं याद रखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है उसमें। परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, इसके भी दो फॉर्मूला बताए थे। जब एरिया दे रखा हो तब क्या होता है, AST/V × D × 100, और एक जब AST ना दे रखा हो तब क्या होता है, तब बताया था 50x² MD और d-x। गुड, तो हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील का। समझ आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ मैं, जेई में कई बार पूछा गया उससे रिलेटिव, वो जेई के लिए आपके सिलेबस में शायद नहीं दे रखा हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है। इसको फटाफट से लिख के एक पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट, ये नोट पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉमिनल कवर के बारे में थोड़ा लिख लेंगे, नॉमिनल कवर, ठीक है, कितना कितना लेते हैं। स्लैब के लिए स्लैब के नीचे क्या होता है, बीम, स्लैब के नीचे बीम, बीम के नीचे कॉलम, और कॉलम के नीचे आ जाएगा फाउंडेशन। फाउंडेशन कह लीजिए आप या फुटिंग कह लीजिए, ठीक है। इन सब के लिए नॉमिनल कवर की वैल्यू देखिए 20 mm में सब, ठीक है, 20, 25, 40, 50, इस तरह से आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉमिनल कवर तो जानते हैं ना, ये कोई सेक्शन था, इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर आपने स्टील की बार डाल रखी है, तो इसके बार से और नीचे तक की ये दूरी ये वाली है, इसको नॉमिनल कवर कहते हैं। तो ये स्लैब के केस में 20 mm रहती है, स्टैंडर्ड है ये। इसके अलावा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे, अगर नहीं दे रखे तो एज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, जेईई एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। स्लैब में हम नॉमिनल कवर कितना लेते हैं, 20, बीम में 25, कॉलम में 40, फाउंडेशन में 50। अभी लास्ट टाइम 2018 के SSC जेईई के एग्जाम में इसका आया था, हाँ कॉलम का पूछा गया था, ठीक है, 40 mm होता है, तो आप याद रखेंगे इसको, नॉमिनल कवर को, इंपॉर्टेंट लगा मैंने बता दिया आपके लिए। समझ आ रहा है, तो ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर छूट गया हो बाई मिस्टेक, क्योंकि मैंने बिना बुक की हेल्प के बताया, मतलब बुक की हेल्प के बिना बताया है मैंने पूरा चैप्टर आपको, ये कोई भी टॉपिक अगर आपके सामने रह गया है फिर आप उसे कमेंट में मुझे लिखेंगे, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड समझ आ गया या नहीं आया, तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिमिट स्टेट मेथड, अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस की अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसके क्वेश्चंस आपको कराने हैं या नहीं, ठीक है।
ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिए, आराम से स्टडी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।